नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो संपादकीय है बहुत अच्छा दिया हुआ है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है और इसमें हम लोग तमाम चीज़ें जानेंगे जो फैक्ट भी रहेंगे जो स्टैटिक में काम आएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले कल्पविधा में देख लेते हैं क्या है। तो जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि खतरा उठाने के प्रवृत्ति नहीं, वह विद्या क्या है तो निस्तेज है। विनोबा भावे कह रहे हैं। तो आज का लेख है तपती धरती और बढ़ती दुश्वारियाँ। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती जो है कि तप रही है और दुश्वारियाँ, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अत्यधिक वर्षा होना, असमय वर्षा होना और तमाम चीज़ें हैं जो हो रही हैं और आने वाला समय में होती रहेंगी। तो इस लेख में हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं, आने वाले समय में भारत को न सिर्फ लगातार तेज गर्मी बल्कि अत्यधिक वर्षा और अनिश्चित मानसून के साथ साथ मौसम संबंधी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर है, यह वर्ष गर्मी के कीर्तिमान तोड़ रही है। दुनिया के कई हिस्से अभूतपूर्व गर्मी की चपेट में है। इसमें दक्षिण गोलार्ध क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में तो जहाँ गर्मी होती है, बता दें कि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है तो गर्मी होती है अत्यधिक। दक्षिण गोलार्ध में जहाँ गर्मी होती है और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है जहाँ सर्दी होती है। तो बता दें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, ये भी चीज़ है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं। तो विषुवत वृत्त जो होता है उसके उत्तरी भाग को क्या कहेंगे हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और जो दक्षिणी भाग हो उसको क्या कहेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। फिर से बता दें कि विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को क्या कहेंगे हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। तो जापान, केन्या, नाइजीरिया, ब्राज़ील, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में क्या हुआ है तो पिछले कुछ हफ्तों में अत्यधिक तापमान रहा है। औसत 20 डिग्री तापमान वाले देशों में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच जाना किसी त्रासदी से कम नहीं है। यहाँ तक कि महासागरों का तापमान भी पहले कभी इतना नहीं देखा गया है। यह तीव्र तूफानों को बढ़ावा दे सकता है अगर वर्तमान स्थिति द्वारा देश की मौसम संबंधी चरम स्थितियों की प्रतिध्वनि लगती है। तो इसलिए कि उनके पीछे कई कारक यथावत बने हुए हैं। दुनिया अब भी अल नीनो की चपेट में है, तो जो प्रशांत महासागर के तापमान चक्र का गर्म चरण है। तो आइए अल नीनो जान लेते हैं क्या है। तो एल नीनो बता दें कि जो पेरू तट होता है वहाँ पे जो गर्म धाराएं होती हैं क्या होती हैं, जो पेरू तट पर जो गर्म धाराएं होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग तो उसे हम लोग एल नीनो कहलाता है। जो गर्म धाराओं की उपस्थित होती हैं पेरू के तट पर तो उसे हम क्या बोलते हैं तो एल नीनो बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो इसलिए उनके पीछे कई कारक यथावत बना हुए हैं। दुनिया भी एल नीनो की चपेट में है, जो प्रशांत महासागर के तापमान चक्र का गर्म चरण है। एल नीनो दुनिया भर में क्या है तो दुनिया भर में गर्मी को बढ़ाता है, खासकर नवंबर और मार्च के बीच। इंटर्न गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कौन IPCC, तो आप लोग इसका बताइएगा कि IPCC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया पिछले आकलन के हिसाब से वर्ष 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो सकती है। कितना तो 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो सकती है। आने वाले समय में भारत को न सिर्फ लगातार तेज गर्मी बल्कि अत्यधिक वर्षा और अनिश्चित मानसून के साथ साथ मौसम संबंधी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करना भारत जैसे देशों के लिए जरूरी है। कितना तक तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के भीतर सीमित करना भारत जैसे देशों के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पहले ही चक्रवात, तूफान, बाढ़, सूखा और दूरगामी जैसे आदि में बढ़ोतरी हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का गर्म होना पूरे विश्व में या पूरे वर्ष में समान नहीं है। ध्रुवीय क्षेत्र शेष विश्व की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले वर्ष प्रकाशित 5वीं राष्ट्रीय जलवायु आकलन रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के कई उत्तरी राज्यों में सर्दियां दोगुनी तेजी से गर्म हो रही है। दक्षिण में भूमि की तुलना में अधिक महासागर है। क्या है तो दक्षिण में भूमि की तुलना में अधिक क्या है तो महासागर है। महासागर गर्मी को अवशोषित करते हैं और तापमान के उतार चढ़ाव के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करते हैं। तो महासागर का क्या काम होता है तो ये गर्मी को अवशोषित करते हैं और तापमान के उतार चढ़ाव के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए सर्दियाँ
आमतौर पर बहुत अधिक ठंडी नहीं होती और गर्मी अक्सर प्रचंड स्तर तक नहीं पहुंचती, मगर पिछले वर्ष से दुनिया के महासागर आसमान असामान्य रूप से गर्म हो गए हैं। भूमध्य रेखा के पास विश्व के महासागरों का तापमान अभी उच्च स्तर तक बना हुआ है। गर्मी को अवशोषित करने के अलावा महासागर लगभग 30% कार्बन उत्सर्जन को सोख लेते हैं। कितना? तो महासागर जो होते हैं वो 30% तक कार्बन जो होता है उस उत्सर्जन को सोख लेते हैं। उच्च तापमान और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का संयोजन पानी के रसायन को बदल रहा है। हाल के महीनों में इसमें मुंगा चट्टानों जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा पैदा हो गया है। विश्व की सभी बड़ी पर्वतमालाएं जैसे आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, आप लोग जरूर कमेंट करिए आल्प्स कहाँ पर है, एंडीज कहाँ पर है, रॉकीज कहाँ पर है। ठीक है, अलास्का हिमालय बर्फ विहीन होती जा रही हैं। क्या हो रहा है? तो बर्फ विहीन होती जा रही हैं। हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण क्या होता है? तो ग्रीनलैंड और आर्कटार्क्टिका 150 से 200 घन किलोमीटर बर्फ हर वर्ष खो रहे हैं। पृथ्वी के महासागर जीवाश्म ईंधन जलने से गर्म हो रहे हैं और अपने ध्रुवीय छोर पर समुद्री बर्फ खो रहे हैं। अंटार्कटिका समुद्र और आकाश दोनों को प्रभावित करता है। जैसे जैसे इसके चारों ओर का पानी जमता और पिघलता है, इसके ग्लेशियर समुद्र में पिघलते हैं। यह क्षेत्र समुद्री धाराओं में पोषक तत्वों के प्रभाव को बदलता है और दुनिया भर में बादलों और वर्षा को आकार देता है। कौन? तो फिर से देख लेते हैं क्या करता है। अंटार्कटिका समुद्र और आकाश दोनों को प्रभावित करता है। जैसे जैसे इसके चारों ओर का पानी जमता और पिघलता है, इससे क्या होते हैं? तो ग्लेशियर समुद्र में पिघलते हैं। यह क्षेत्र क्या होता है? तो समुद्री धाराओं में पोषक तत्वों के प्रभाव को बदलता है और दुनिया भर में क्या होता है? तो बादलों का निर्माण होता है या बादल बनते हैं और वर्षा को आकार देते हैं। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल जाए तो इससे दुनिया भर में क्या होगा? तो समुद्र का स्तर क्या होगा? तो 60 मीटर से अधिक बढ़ सकता है। इधर ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2023 में नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अभी भी प्रति सेकंड 1337 टन कार्बन डाइऑक्साइड, कितना? 1337 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होने के बावजूद हमें इतनी तेजी से उत्सर्जन में कमी नहीं कर पा रहे हैं कि जलवायु संबंधी खतरों को उस स्तर के भीतर रख सकें जिससे हमारी स्वास्थ्य प्रणालियाँ निपट सके। पश्चिमी देश इस समस्या को लेकर कितने उदासीन हैं, यह इस तथ्य से पता चलता है कि 1750 से 2022 के बीच वायुमंडल में उत्सर्जित 1.5 लाख, ये कितना? तो 1.5 लाख करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग कितना? तो 90% हिस्सा यूरोप और उत्तरी अमेरिका का रहा है। किसका? तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका का रहा है। आज भी औसतन अमेरिकी हर वर्ष वायुमंडल में 14.5 मीट्रिक टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? तो उत्सर्जित करते हैं, जिसकी तुलना में एक औसत भारत का साल भर उत्सर्जन कितना होता है? तो 2.9 मीट्रिक टन होता है। तो अमेरिका का तो क्या है कि अधिक है और भारत क्या है? तो कम है। अगर कुछ देश जानबूझकर ग्रीन हाउस गैसों के साथ वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप अंटार्कटिका प्रभावित हो रहा है, तो इसके मायने यही है कि संधि प्रोटोकॉल का उसके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र को इसके बारे में कुछ ठोस सूचना करना होगा, कार्रवाई करना होगा। गौरतलब है कि विकसित देशों के लिए शुद्ध सकल शून्य लक्ष्य हासिल करना उन पूर्व उपनिवेशों की तुलना में कहीं अधिक आसान है जो अभी अपने औद्योगिक विकास चक्र के बीच में ही हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2015 के पेरिस वायु समझौते के कब हुआ था? ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में 2015 में समझौता हुआ था, जलवायु समझौता। अपनाए हुए लगभग 1 दशक हो गए। समझौतों में सबका महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी है। कब तक? तो एक लक्ष्य दिया गया है। कब तक? तो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक क्या दिया गया है? एक लक्ष्य दिया गया है। किसके लिए? तो गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए, जो सदी के मध्य तक शून्य तक पहुंच जाएगी, मगर हम विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के एक नए विश्लेषण के अनुसार 2023 में ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन में 41 करोड़ मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। यही लगभग 1000 से अधिक नए गैस चालित बिजली संयंत्रों से होने वाले वार्षिक प्रदूषण के बराबर है। बढ़ते ताप के अन्य दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। वर्ष 1991 से 2000 तक तुलना में 2013 से 2022 में कितना? तो 65 वर्ष अधिक आयु के लोगों में गर्मी से संबंधित क्या हुई हैं? तो मौतें हुई हैं। कितना? तो 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में गर्मी के से संबंधित
85% की वृद्धि हुई है, जो तापमान में बदलाव न होने पर अपेक्षित 38% वृद्धि से काफ़ी अधिक है। वर्ष 2022 में मौसम की घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान का कुल मूल्य 264 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जो 2010 से 2023 की तुलना में 23% अधिक है। गर्मी के संपर्क में आने से 2022 में वैश्विक स्तर पर 490 अरब संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ है। 2000 से लगभग 42% की वृद्धि हुई है, जो निम्न 6.1% और मध्यम आय 3.8% वाले देशों में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बड़े नुकसान के लिए क्या है, तो ये सब जिम्मेदार रहे हैं। ये नुकसान तेजी से आजीविका पर को भी प्रभावित और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और उबरने में क्षमता को सीमित कर रहे हैं। और यह प्रश्न यह है कि 2024 तक शेष वर्ष में तुलना में तापमान की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। NOAA ने अनुमान लगाया है कि 22% संभावना है कि 2024 क्या होगा, तो सबसे गर्म वर्ष होगा, ठीक है। और 99% संभावना है कि यह शीर्ष 5 वर्षों में क्या होगा, तो शुमार होगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। तो वर्ष 2022 में चरम मौसम की घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान का कुल मूल्य 264 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। कितना, तो 264 अरब डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है, जो 2010 से 2014 की तुलना में 23% कितना, तो 23% अधिक है। गर्मी के संपर्क में आने से 2022 में वैश्विक स्तर पर 490 अरब संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ है। कितना, तो श्रम घंटों का कितना नुकसान हुआ है, तो 490 अरब संभावित श्रम घंटों का नुकसान हुआ है, जो 1991 से 2000 से लगभग 42% की वृद्धि हुई है, जो निम्न 6.1% और मध्यम आय वाले 3.8% वाले देशों में सकल घरेलू उत्पाद में क्या हुआ है, जो GDP में बड़े नुकसान के लिए जिम्मेदार है। ये नुकसान तेजी से आजीविका को प्रभावित और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और उबरने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा आज का लेख, और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।